Good morning, students. Today we will do the next topic of planning chapter, which is types of plan. And types of plans में we have read that three types of plans: standing, single use, neither standing or nor single use. Neither standing nor single use के दो पार्ट थे, that is objective और strategies, वो हम कर चुके थे. आज हमारा नेक्स्ट है स्टैंडिंग प्लान्स और सिंगल यूज प्लान्स. स्टैंडिंग प्लान्स में सबसे पहले है हमारे पास स्टैंडिंग प्लान का मीनिंग हमने उस दिन क्लियर कर लिया था लास्ट लेक्चर में. स्टैंडिंग प्लान का मतलब ऐसा प्लान जो बार बार यूज होगा, जो बार बार यूज में आएगा और सेम प्लान को हम रिपीट करेंगे गाइड करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को, जो सेम रहेगा. कुछ माइनर से चेंजेस होते हैं वो हम कर देते हैं, अदरवाइज वो सेम रहता है. सेम रहते हैं ये प्लान्स हमारे. हर बार अगर कोई भी एक्टिविटी रिपीट होती है उनसे रिलेटेड तो सेम यूज करते हैं हम. सिंगल यूज अपने नाम से क्लियर कर रहे हैं, दैट इज सिंगल टाइम यूजेबल. सिंगल टाइम यूज होंगे, उसके बाद चेंज हो जाएंगे, हम उनको चेंज कर देंगे. अब है आपके पास पहला प्लान है हमारे पास पॉलिसी. पॉलिसी आर दोज जनरल स्टेटमेंट्स विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज व्हाइल टेकिंग डिसीजंस. अब पॉलिसीज क्या होती हैं? पॉलिसीज होती है जनरल स्टेटमेंट्स जो एम्प्लॉयज को गाइड करती हैं कि उन्होंने डिसीजन कौन सी कहाँ तक लेना है, कौन सी लिमिट के अंदर लेना है, मतलब ये लिमिट्स बताती हैं. Their purpose is to lay down a limit within which a particular work can be done or a decision taken. जो पॉलिसीज होती हैं आपकी वो एम्प्लॉयज को उनकी लिमिट बनाती हैं, डिसीजंस लेने की लिमिट. डिसीजन लेने में उनको गाइड करती है कि ये उनके लिमिट से, इससे बाहर के डिसीजन वो नहीं ले सकते हैं, इसके अंदर अंदर उन्होंने काम करना है. दीज आर पॉलिसीज. बेटा पॉलिसीज आपको बहुत अच्छे से पता है, हर जगह पे तुम देखते हो, इवन आपके स्कूल्स में भी कई सारी पॉलिसीज बनी हुई है, स्कूल से रिलेटेड होती हैं, जो आपके अगर आप कहीं और जाओ, किसी कंपनी में विजिट करो, बैंक में विजिट करो, सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं. तो ये होती है हमारी पॉलिसीज, जो जनरल स्टेटमेंट्स होती है जो गाइड करती है एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए, बताती हैं कि इस लिमिट के अंदर अंदर तुमने काम करना है. लाइक अब अगर हम बात करें तो हमने अपनी कंपनी से रिलेटेड बिजनेस पढ़ रहे हैं हम, बिजनेस में हम कुछ पॉलिसीज फ्रिक्वेंटली सुनते हैं उनके बारे में. लाइक पर्सोनल पॉलिसी. पर्सोनल एम्प्लॉयज है ये, पर्सोनल नॉट पर्सनल, इट्स पर्सोनल पॉलिसी. पर्सोनल पॉलिसी होती है एम्प्लॉयज से रिलेटेड, मतलब इसके अंदर एम्प्लॉयज से रिलेटेड बात आती है, उनकी प्रमोशन से रिलेटेड. अब अगर एक मान लो कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, उसको प्रमोट करना है, तो प्रमोट लेने की प्रमोशन देना है किसी बंदे को, अच्छा काम कर रहा है या वो कैपेबल है सुपीरियर का पोस्ट लेने के लिए, तो उसको पहले जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. बट अगर उसकी पहले से हमारी पॉलिसी बनी है कि जो हमने प्रमोशन करना है वो हमने सीनियरिटी बेसिस पे करना है, एज के बेस पे, हमने कैपेबिलिटी नहीं देखनी है, हमने क्या करना है एज के बेस पे प्रमोट करना है, तो फिर उसको किसी से पूछने की नीड नहीं रहेगी, वो डायरेक्टली देख लेगा, जो उसके डिपार्टमेंट में सीनियर होगा उसको वो प्रमोट कर देगा. तो ये क्या है? पॉलिसी है रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉयज, दैट इज कॉल्ड द पर्सोनल पॉलिसी. लाइक सेकंड पॉलिसी उसमें देखिए सेल्स पॉलिसी. सेल्स पॉलिसी मतलब ये है, गुड्स आपने उधार में बेचने हैं या कैश में बेचने हैं, क्रेडिट बेचने हैं, कैश बेचने हैं. क्रेडिट में बेचने हैं तो कितना कहाँ तक, कितने मंथ तक का उधार हमने देना उनको, टाइम पीरियड, उधारी का टाइम पीरियड जो रहेगा हमारा, कि आप इतने मंथ में वापस कर दोगे अमाउंट, वो कितना रहेगा, ये आपका सेल्स पॉलिसी में आएगा. इसके अंदर सेल्स पॉलिसी के अंदर हम ये डिसाइड करेंगे. तो अगर सेल्स से रिलेटेड हमारा एम्प्लॉयज जो सेल्स डिपार्टमेंट में है, जो एम्प्लॉयज हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में है, उनको क्लियर होना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ कैश में बेचना है, या अगर उन्होंने क्रेडिट में बेचना है तो क्रेडिट में उन्होंने कितने तक उधार देना है, ये उनको पहले से पता होना चाहिए. ये आता है आपका सेल्स पॉलिसी के अंदर. उसके अलावा हमने जो फर्म के अंदर सुनी हुई है, दैट इज प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी. प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी है कि हमने जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका सेलिंग प्राइस हम कैसे डिसाइड करेंगे, कॉस्ट को ध्यान में रख के करेंगे, हमने प्रॉफिट कितना लेना है, हमने ट्रेड डिस्काउंट कितना देना है, हमने कैश डिस्काउंट कितना देना है, ये सारी बातें आपकी प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसीज में आती हैं. अब देखो इन तीनों पॉलिसी से आपको ये पता चला कि एक एम्प्लॉय को गाइड करती हैं चीजें. पर्सोनल पॉलिसी जो प्रमोट करेगा,
उसको प्रमोशन से रिगार्डिंग डिसीजन लेना है तो उसको गाइड करेगी पर्सनल पॉलिसी, उसको उसका दायरा बताएगी, लिमिट बताएगी कि इसके अंदर अंदर तुम्हें प्रमोट करना है। लाइक हमने सीनियरिटी बेसिस का एग्जांपल दिया था। सेल्स पॉलिसी थी, सेल्स पॉलिसी जो सेल्स से रिलेटेड हमारे एम्प्लॉयज़ है सेल्स डिपार्टमेंट के, उनको गाइड करती है कि हमने सिर्फ कैश में बेचना है सामान। ऐसी प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी, प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी में हम पहले ये डिटरमाइन कर लेंगे हमने ट्रेड डिस्काउंट कितना देना है या कैश डिस्काउंट कितना देना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्राइजेस डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आपका जो प्लान है दैट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर आपको पता है क्या होता है? प्रोसीजर होता है एक सीक्वेंस, किसी काम को करने के लिए जो एक्टिविटीज हम करते हैं उसका सीक्वेंस होता है तुम्हारा प्रोसीजर। इट refers to the plan that determine the sequence of the activities to be conducted to perform a work। एक काम को करने के लिए जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, वो होता है आपका प्रोसीजर। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा होगा आपकी बुक में। एग्जाम्पल है, मान लो हमने मनी की रिकवरी करनी है अपने डेटर्स से। डेटर्स कौन होते हैं? जिन्हें हम उधार में सामान बेचते हैं, उनसे हमने पैसा वापस लेना है। तो उनसे पैसा वापस लेने का एक प्रोसीजर होगा। ऐसा नहीं मैं जाके उनके साथ हो जाऊं कि पैसे दो मेरे, नो, उसका एक प्रोसीजर है। फर्स्ट है हम लेटर राइट करेंगे, हम राइटिंग लेटर राइट करेंगे, रिटर्न में देंगे उनको कि आपने हमारा पैसा देना है इस दिन तो पैसे रिटर्न करो। सेकंड हम टेलीफोन पे कांटेक्ट करेंगे। अब मान लो हमने जो लेटर राइट किया था उसका कोई फीडबैक नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो अब हम उनको क्या करेंगे, फ़ोन करके पूछेंगे, फ़ोन करके बताएंगे कि आपने हमारे लेटर का भी रिस्पॉन्स नहीं किया और आपने हमारे पैसे देने हैं। थर्ड, अब उन्होंने टेलीफोन में किया तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो अब हम क्या करेंगे, पर्सनली उनसे मीटिंग करेंगे कि आपने हमारे पैसे देने हैं और दे दो। तो उसके बाद भी अगर उन्होंने एंटरटेन नहीं किया तो हम क्या लेंगे, टेकिंग लीगल एक्शंस, हम लीगल एक्शंस लेंगे। देखो एक सीक्वेंस था, दैट इज प्रोसीजर। पहले हमने लेटर राइट किया, उसके बाद हमने टेलीफोन पे कांटेक्ट किया, फिर हमने पर्सनली मीटिंग की, लास्ट में हमने लीगल एक्शंस लिए। ये क्या था, एक प्रोसीजर्स था मनी कलेक्ट करने का डेटर्स से। तो ये है आपका प्रोसीजर। तो नेक्स्ट है आपका अब आपके पास है आगे इसमें अब ये आपको कह रहा है कि पॉलिसी और प्रोसीजर में क्या फर्क होता है। देखो जो हमारी एक्टिविटी थी, काम क्या था हमारा, हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन, मनी कलेक्ट करनी है हमने, तो उसकी पॉलिसी है टाइट कलेक्शन पॉलिसी और लीनियंट। टाइट कलेक्शन पॉलिसी में हम क्या रहेंगे, हम स्ट्रिक्ट रहेंगे, हार्शली ट्रीट करेंगे अपने डेटर को, मतलब स्ट्रिक्टली लेंगे। और जो लीनियंट, सेकंड लीनियंट पॉलिसी, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा लाइट लेंगे, उनको जो प्रोसीजर है ऊपर जो हमने दिया अभी पढ़ा है उस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। तो ये दो पॉलिसीज हैं, जबकि उन पॉलिसीज में जो एक्टिविटीज करने का सीक्वेंस है वो है प्रोसीजर। नेक्स्ट हमारा प्लान है मेथड। मेथड होता है किसी काम को करने का तरीका। लाइक प्रोसीजर के जो स्टेप्स होते हैं, प्रोसीजर में हमने एक्टिविटीज डिसाइड की थी, उस एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज को काम करने का जो तरीका होता है दैट इज मेथड्स। इट methods refers to that plan which determines how different activities of the procedure are completed। मेथड क्या होता है, मेथड है प्रोसीजर की जो एक्टिविटीज हैं उनको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, दैट इज मेथड। अब है ए मेथड इज नॉट रिलेटेड टू ऑल स्टेप्स बट ओनली टू वन स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर। देखो मेथड कह रहा है सारे स्टेप्स को बिलोंग नहीं करता, एक स्टेप को बिलोंग करता है, उसको डिटेल में बताता है हमें। इट इज मोर डिटेल देन प्रोसीजर, प्रोसीजर से ज्यादा डिटेल्ड होता है ये। देयर आर मेनी मेथड्स टू डू ए पर्टिकुलर वर्क। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो हमने पूरी अच्छी थरली स्टडी करके, डीप स्टडी करके एक ऐसा मेथड चूज करना है जिसमें थकान कम से कम हो, फैटिक मिनिमम हो, प्रोडक्टिविटी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए हमारी और कॉस्ट को क्या करें, रिड्यूस करें। हम ऐसे मेथड को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और ऐसे मेथड को हम रूटीन में लेके आते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेथड। तो अब समझ में आ गया होगा, हमने 4 बातें लिखी थी। हमने जो प्रोसीजर पढ़ा था उसमें 4 प्रोसीजर हमने पढ़ा था। डेटर से की कलेक्शन के लिए हमने एक प्रोसीजर ऑप्ट किया था। पहले हम लेटर राइट करेंगे। अब लेटर राइट के भी मेथड्स होते हैं अलग अलग, ईमेल हो गया, मैनुअल लेटर हो गया, तो उनमें से जो बेस्ट मेथड है वो चूज करना है, ये होता है मेथड। हमने एक पर्टिकुलर स्टेप्स के डिफरेंट मेथड्स को, जो उसके करने के तरीके हैं, उनको क्या करना है, एक्सटेंसिव स्टडी करनी है उनकी और बेस्ट को चूज करना है, दैट इज मेथड। फोर्थ वन है रूल।
रूल देखो, रूल तो बड़े इजीली तुम्हें, रूल स्कूल में तुम्हें पता है यूनिफॉर्म कंपलसरी है, दैट इज रूल। स्कूल में तुम घूम नहीं सकते लेक्चर्स के बीच में, दैट इज रूल। स्कूल में लंच आप लेक्चर्स के बीच में नहीं कर सकते, दैट इज रूल। तो रूल्स क्या होते हैं? रूल्स आर दोज प्लान्स दैट टेल्स अस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। क्या हमने करना है, क्या हमने नहीं करना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो बताते हैं हमें, वो होते हैं रूल्स। रूल्स में हमने कोई डिसीजंस नहीं लेना होता, डिसीजन नहीं लेने होते, रूल हमें पहले से ही बता दिए होते हैं और हमें उनको क्या करना होता है, बिना सोचे, फालतू सोचे उनको फॉलो करना होता है। तो रूल क्या होता है? रूल के बदले में आपको क्या मिल सकती है? पनिशमेंट मिल सकती है। अगर हम रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो एक एग्जांपल दे रहा है, अगर आप बिजनेस की बात करो, फॉर एग्जांपल द रूल नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री is applicable to everybody and it must be observed। कह रहा है नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री एरिया, लिखा हुआ है फैक्ट्री एरिया में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। आपने देखा भी होगा फैक्ट्रीज में लिखा होता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री एटसेट्रा। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। तो ये है आपका रूल। अब देखो ये कह रहा है रूल्स और जो पॉलिसीज होती है उनके बीच में डिफरेंस होता है। पॉलिसी क्या करती है? सिर्फ गाइड करती है। पॉलिसी क्या करती है? गाइड करती है और अथॉरिटी देती है ऑफिसर्स को कि वो एक सर्टेन लिमिट के अंदर क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। मतलब अपना दिमाग यूज कर सकते हैं सर्टेन लिमिट के अंदर। अब एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, मान लो गुड्स को उधार में बेचा जा सकता है, ये एक पॉलिसी है फर्म की कि गुड्स सेल्स पॉलिसी अभी हमने पढ़ी थी, गुड्स उधार में बेचे जा सकते हैं, पॉलिसी है। तो किसको उधार में देने हैं, कितने देने हैं और किसको नहीं देने हैं, इस बात को डिसाइड कौन करेगा? सेल्स मैनेजर करेगा। सेल्स मैनेजर की खुद की रीजनिंग पावर, जो उसकी थिंकिंग पावर है, उस पर बेस्ड है उसने किसको देना और किसको नहीं देना। तो ये क्या है? ये एक पॉलिसी है। देखो पॉलिसी में थोड़ा स्कोप था हमारे सोचने का, सेल्स मैनेजर ने सोचा। पॉलिसी में हमारे पास क्या होता है? स्कोप होता है कि हम सोच सकते हैं, बट रूल में कोई भी स्कोप नहीं होता। जैसे मान लो अब मैंने उधार में सामान बेच दिया, हमने रूल बना रखा है कि 10 दिन तक अगर किसी ने हमें पैसे वापस नहीं किए, उधार में मैंने सामान बेचा तो पैसे देने पड़ेंगे। अगर 10 दिन तक किसी ने पैसे नहीं दिए तो उसमें एक सर्टेन परसेंटेज से क्या लग जाएगा, ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सेल्स मैनेजर डिसाइड नहीं करेगा कि किसको कौन ब्याज देगा और कौन नहीं देगा, कौन इंटरेस्ट पे करेगा, किसको छूट मिलेगी, ये डिसाइड सेल्स मैनेजर नहीं करेगा, क्योंकि ये तो रूल है, सबको पे करना पड़ेगा वो इंटरेस्ट जो पहले से हमने डिसाइड किया है। 10 डेज खत्म होने के बाद अगर कोई हमारा उधार वापस नहीं करता तो हम उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, दैट इज रूल। रूल में सोचने समझने की कोई बात रही नहीं जाती, रूल जो है वो हमें फॉलो करना पड़ता है, जबकि पॉलिसीज में थोड़ा सोचने का स्कोप होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान भी हमने बता दिया है, मैंने तुम्हें पहले पढ़ चुके हैं हम, क्या होता है इसका मीनिंग। सिंगल यूज अपने नाम से बता रहा है, जो एक बार यूज होगा दैट इज सिंगल यूज, उसके बाद वो क्या बनाना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम मीन्स ए सिंगल यूज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान laying down the what, how, who and when of accomplishing a specific job। ये कह रहा है प्रोग्राम क्या होता है, काफी बड़ा होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसके अंदर what, क्या, कैसे, कब और कौन, एक जॉब के बारे में इन सारी बातों को क्या किया जाता है, बताया जाता है। एक जॉब कैसे पूरी करनी, कैसे कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करने में ये 4 क्वेश्चन आएंगे, क्या, कैसे, कब और कौन, तो वो इनके आंसर देता है एक प्रोग्राम। Through program, the manager are informed in advance about various needs so that there is no problem in future। प्रोग्राम के थ्रू मैनेजर को ये बताया जाता है एडवांस में कि नीड क्या है हमारी, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रोग्राम डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्सेट्रा। ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने बहुत बार सुना हुआ है इनमें से। अभी क्या है, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम में हमारा सेल्स प्रमोशन मतलब सेल्स को हमने इंक्रीज करना है, प्रमोट करना है। इसमें हमारा व्हाट, हाउ, हु और व्हेन, जो ये सारी बातें तभी डिसाइड हो जाएंगी जब हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे रॉ मटेरियल को। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे तभी ये बातें क्लियर हो जाएंगी।
और काम वहाँ पे कंप्लीट होगा, प्रोग्राम वहाँ पे खत्म होगा जब वो क्या करते हैं, उसकी यूटिलिटी खत्म होएगी। यूटिलिटी मतलब जब वो पूरा का पूरा डिजाइन किया था मैंने सेल्स प्रमोट करने के लिए, सेल्स प्रमोशन जब हो जाएंगी, उसका यूज वहाँ पे खत्म हो जाएगा, तब तुम्हारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम के लिए आपका नया सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम बनेगा। तो प्रोग्राम क्या है, सिंगल यूज है। आप ट्रेनिंग के लिए भी कह सकते हो, ट्रेनिंग के लिए प्रोडक्शन वालों की ट्रेनिंग अलग होती है, उनके लिए अलग प्रोग्राम बनेगा, ऐसी सेल वालों के लिए अलग होती है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो सबके लिए अलग से आपका क्या बनाया जाता है, प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है। और प्रोग्राम जो ये आपका प्लान है ये वहाँ पे खत्म होगा जब यूटिलिटी खत्म हो जाएगी। जब हमारे ट्रेनिंग हम सारे बंदों को दे देंगे तो ऑब्वियसली बात है उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी प्रोग्राम की। जब सारे बंदे ट्रेंड हो गए तो हो गया काम, देन वहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बजट। बजट आपको क्या पता होगा क्या होता है, क्वांटिटी में होता है। बजट हमेशा पैसों में होता है। इट रेफर्स टू क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन। कोई भी काम करने का जो कोई भी काम हमने करना है उसको पहले से ही उसकी एक्सपेक्टेड अमाउंट को क्या करना, जज करना, दैट इज बजट। बजट तुम्हारा किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। अब हम घर की बात करें, घर में हमारा एक बजट होता है कि हमारी 50,000 सैलरी आनी है और मैंने जो खर्च करना है वो 40 करना है एंड 10 मैंने सेव करना है, उस 40 को मैंने डिवाइड करना है। हर घर का एक बजट होता है। बजट हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है। बजट डिस्क्राइब द डिजायर रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट क्या बताता है, जो डिजायर है, जो जरूरी है, जो जरूरी रिजल्ट जो मैं चाहती हूँ वो रिजल्ट्स को न्यूमेरिकल टर्म्स में बताता है, न्यूमरल्स में बताता है, डिजिट्स में। A budget is that planning which provide detail about estimated money, material, time and other resources for the achievement of predetermined objectives of various departments। ये कह रहा है जो बजट है वो एक ऐसी प्लानिंग है जो डिटेल बताती है, एस्टिमेट करना, अंदाजा लगाती है पैसों के बारे में, मटेरियल, टाइम और जो अदर रिसोर्सेज हैं उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए पैसा, मटेरियल, टाइम और अदर रिसोर्सेज को क्या करती है, एस्टिमेट करती है। दैट इज बजट। फॉर एग्जाम्पल द सेल्स डिपार्टमेंट्स बजट गिव्स estimated figure about the type of material that will be purchased, its quantity, the time of purchase and the amount to be spent on it। अब ये कह रहा है, अभी फॉर एग्जाम्पल जो सेल्स डिपार्टमेंट का बजट है वो तुम्हें एस्टिमेटेड फिगर, एक अंदाजा लगा के फिगर्स बता रही है कि कौन से टाइप का हमें मटेरियल चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कब चाहिए और कितना अमाउंट उस पर खर्च किया जाएगा। तो ये है आपका बजट। सिमिलरली बजट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड। इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट्स के भी बजट क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। एस्टिमेशन होती है, फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं हम कि कितना अमाउंट खर्च होगा या कितना रॉ मटेरियल हम परचेज करेंगे। बजट इज रिलेटेड बोथ द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये कह रहा है बजट क्या होता है, दोनों प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों के साथ क्या होता है, रिलेट करता है। क्योंकि देखो बजट में हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं बेटा। मान लो मैंने प्रोडक्शन करनी है 10,000 यूनिट की, तो मैंने बजट बनाया, इसके लिए जो मेरा रॉ मटेरियल मैं खरीदूंगी वो 1 लाख रुपीज का खरीदूंगी। 10,000 यूनिट्स मैंने मैन्युफैक्चर करनी है, बनानी है, प्रोडक्शन करना है और मैंने इसके लिए जो एस्टिमेटेड खर्चा लगाया है, कॉस्ट रॉ मटेरियल की, वो मैंने एस्टिमेट किया 1 लाख रुपीज की। तो मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल होना चाहिए। अगर फ्यूचर में रॉ मटेरियल मेरा 1,10,000 का आता है तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या करूँगी, डेविएशन देखूंगी 10,000 का डेविएशन कैसे आया। आपको पता है कंट्रोलिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग में हम जो पहले से डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, उनको कंपेयर करते हैं एक्चुअल के साथ। तो स्टैंडर्ड थे मेरे 1 लाख, एक्चुअल हुआ 1,10,000, तो 10,000 के डेविएशन कैसे आए ये मैं वहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेल्स बजट दे रखा है, तो ये देख लेना कि क्या होता है बजट, बस न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। इसको एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको हो गए होंगे ये सारे क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी केस स्टडीज करेंगे। थैंक यू।